गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है न्यूक्लिक एसिड का सेकंड टॉपिक। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जा कर के आप पहले देख करके आइए। ठीक है, तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड का हम लोग सेकेंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो डीएनए है वो आपका क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का हम लोगों जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, हम लोग उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो डबल हेलिकल डीएनए को सबसे पहले प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, 1953 में, और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है 1962 में। लेकिन इनके पहले भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी हेल्प की थी, जिनकी मदद से इनको हेल्प मिला था ये हेलिकल मॉडल को डिस्क्राइब करने का। उनमें से एक साइंटिस्ट हैं रोज़ा फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज़ करके इन्होंने डिस्क्राइब किया था डीएनए को, कि डीएनए एक हेलिकल नेचर का जो स्ट्रक्चर इन्होंने जो बताया गया है वो सबसे पहले यही साइंटिस्ट रोज़ा फ्रैंकलिन ने ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो और एक चारगाफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिकल भी यहाँ पर डिस्कस किया है कि ये डीएनए का क्या रोल है। तो ये दोनों लोगों की हेल्प से ही वाटसन को काफ़ी हेल्प मिला था, जिसमें इन्होंने डिस्कस किया था एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज़ करके कि डीएनए का हेलिकल जो स्ट्रक्चर उसको डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए यहाँ पर वाटसन एंड क्रिक यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा डीएनए, उस डीएनए को हम बोलते क्या हैं, वो डीएनए हमारा बी डीएनए है। क्योंकि अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि डीएनए के भी टाइप होते हैं, बी, ए और जेड, बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन ए बी सी डी ऐसे भी होते हैं, लेकिन हम लोग ए बी और जेड डीएनए के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो वाटसन क्रिक ने जो यूज़ किया है डीएनए, और जो डीएनए हम यूज़ करते हैं ये हेलिकल मॉडल में पढ़ने के लिए, वो कौन सा डीएनए होता है, वो आपका बी डीएनए होता है। ठीक है, वो जो डीएनए हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारा क्या है, बी डीएनए होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अब एक एक करके इसके कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए, ये रोज़ा फ्रैंकलिन है जिन्होंने एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज़ करके आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। और ये आपका एक जो वाटसन है वो आपके एक यंगेस्ट साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट माने भी जाते हैं। तो यहाँ पर उनका एक दिखाया गया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि डीएनए का जो कैरेक्टर है वो क्या है। डीएनए के कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो हम एक एक करके एक एक कैरेक्टर बताते हैं कि डीएनए, हम लोगों ने काफ़ी बात की हुई है कि डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल कहने का मतलब एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड है। और प्राइम हमने बताया था, प्राइम क्या होता है, प्राइम आपका नंबर ऑफ कार्बन बताता है, क्योंकि पिरिमिडीन प्यूरिन में भी नंबरिंग हुई थी, इसीलिए हम लोग वहाँ पर 1-2 कार्बन लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्राइम लिखते हैं। प्राइम भी नंबर ऑफ कार्बन को ही डिस्क्राइब करता है। तो पहला ये था पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट यही आपका बताता है कि जो डीएनए है वो क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन है, मतलब 2 चेन है आपकी। ठीक है, और एंटी पैरेलल है। तीसरा आपका पॉइंट है कि जो डीएनए का डाईमीटर है वो कितना है, वो आपका डाईमीटर अगर आप ध्यान से देखें, ये डाईमीटर आपको कितना दिख रहा है, 20 एंगस्ट्रॉन। ये आपको लिखा हुआ है नैनोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप नैनोमीटर में लिखिए, चाहे आप यहाँ पर 20 एंगस्ट्रॉन लिखिए। तो हम लोग एंगस्ट्रॉन में बात नहीं करते, फिजिक्स में एंगस्ट्रॉन में ज़्यादा बात होती है। तो हमें ज़्यादातर जो चीज़ें याद रखनी है वो नैनोमीटर में याद रखनी है। दूसरा चीज़ हमें यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि हमें पता है डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, वो 4 न्यूक्लियोटाइड क्या क्या हो सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये होते हैं। ठीक है, तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड जो आपके हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये चारों, और मैंने आपको बताया भी था कि जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें से हम लोग बात किए थे कि एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो ये हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई गई है, एडेनिन ग्वानिन 2 एंटी पैरेलल स्टैंड है, 2 ये एक अलग स्टैंड पे रहेगा और ये वाला आपका दूसरे स्टैंड पे रहेगा। तो दूसरी चीज़ कि आपको 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस जो होती है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड जो हैं, ये मान लीजिए 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का क्या है, डिस्टेंस दिखा रहा है। जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस वो आपका क्या है, 0.3 नैनोमीटर। ठीक है, वो आपका कितना होगा, 0.3 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, तो 0.3 नैनोमीटर जो है वो आपका क्या है, वो आपका डिस्टेंस है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में। अब यहाँ पर 2 ग्रूव देखने को मिल रहा है, एक आप बोलते हो मेजर ग्रूव और एक आप बोलते हो माइनर ग्रूव। ठीक है, 2 ग्रूव है, एक मेजर ग्रूव है और एक माइनर ग्रूव है। तो माइनर का मतलब छोटा होता है, मेजर का मतलब बड़ा होता है, ग्रूव का मतलब गड्ढा होता है, उसको हम लोग हिंदी में खांच भी कहते हैं। तो मेजर और माइनर ग्रूव जो ये होल आपको बन रहा है डीएनए का, जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है।
ठीक है, और यहाँ पर स्पेस कम है। तो ये मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव इसको हम लोग जो डिस्क्राइब करेंगे ये हम इसलिए बताते हैं क्योंकि मेजर ग्रूव कहने का मतलब हमें जहाँ से ज़्यादा बेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से देखिए ज़्यादा बेस देखने को मिलेंगे, और माइनर ग्रूव वो होता है जहाँ से हमें कम बेस देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव दो बोलते हैं, ठीक है। और हम एक चीज़ आपको बताए थे कि मेजर ग्रूव से कौन सी प्रोटीन वहाँ पर बाइंड करती थी। हम लोगों ने हिस्टोन के बारे में, अगर आपको याद होगा तो आपको हिस्टोन के बारे में हमने बताया था कि हिस्टोन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि किससे बाइंड करती है। हिस्टोन एक क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, क्योंकि डीएनए क्या है, एक निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। डीएनए क्या है, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, डीएनए पे आपका निगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए पे निगेटिव चार्ज है और हिस्टोन क्या करती है, पॉजिटिवली चार्ज है, जाके कहाँ बाइंड करती है, मेजर ग्रूव से, और क्या फॉर्म करती है, आपका न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पर जो एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आपका है, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो 3.4 नैनोमीटर आपका क्या दिखा रहा है, दो मेजर ग्रुप या दो माइनर ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या है, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एक कैरेक्टर आपको काफ़ी इसका मिलेगा। तो यहाँ पर और एक जो ईच टर्न है, जो एक टर्न है, उस टर्न में जो आपका हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है वो 34 एंगस्ट्रॉन का है, मतलब वही 3.4 नैनोमीटर जो अभी हम लोग बात किए। और उसमें जो बेस पे मतलब कितने बेस पेयर वहाँ न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होंगे, 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं आपके। दूसरी चीज़ बताया गया है कि जो आपका यहाँ पर दो राइबोस शुगर है वो एक दूसरे से अटैच किसके थ्रू होते थे, हम लोगों ने बात किया था 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होते थे। तो ये बात आपकी हो चुकी है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की, इसके पहले वाले प्रीवियस आपके लेक्चर में। अब ये एक और चीज़ आपका बताया कि दोनों एक दूसरे, ये दो स्टैंड जो हैं आपके, ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होगा, थाइमीन, और ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक दूसरे के थ्रू क्या हो रहे हैं, कंप्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और आपको ये भी बताया गया है कि दोनों स्टैंड जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो आपका एडेनिन थाइमीन है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन साइटोसिन में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ डबल है, और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पर वही डिस्कस किया गया है आपका इस पॉइंट में बताया गया है। एक हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि चारगाफ रूल क्या होता है, हम लोगों ने अलग से उसकी स्लाइड बना रखी कि चारगाफ रूल क्या है, बट हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि चारगाफ रूल को, चारगाफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, और इन्होंने ये बताया था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो डबल स्टैंडर्ड होंगे वही क्या करेंगे, चारगाफ रूल को फॉलो करेंगे, और जो डबल स्टैंडर्ड नहीं होंगे, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए, वो चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ एक और चीज़ की बात करेंगे कि ये जो आपका 10 पॉइंट दिया, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर डीएनए में जो दो स्टैंड हैं, ये इसमें से एक जो है, ये जो 3' to 5' वाला, ठीक है, ये 3' to 5' वाला, ये आपके लिए क्या करता है, ये इनमें से एक जो स्टैंड होता है वो क्या होता है, टेम्पलेट। एक स्टैंड को हम लोग टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। और दूसरे वाले स्टैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट, ठीक। तो एक स्टैंड आपका क्या है, टेम्पलेट, और दूसरा स्टैंड आपका क्या है, नॉन टेम्पलेट। तो दो स्टैंड आपके होते हैं, एक टेम्पलेट और एक नॉन टेम्पलेट स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड, जो टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट वो होता है जिसको देख करके आपका दूसरा वाला स्टैंड बनता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एडेनिन है, तो इसको देख करके ये क्या बनेगा, यहाँ पर थाइमीन। तो यहाँ पर ये जो एडेनिन को देख करके यहाँ पर दूसरे वाले स्टैंड पे थाइमीन आया है। तो टेम्पलेट स्टैंड को एक और नाम से जानते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको एंटी सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड, ठीक है। और हम लोग जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंस, क्योंकि बोलते हैं ना नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है, तो इसको देख करके इसको बनना है। तो टेम्पलेट वो होता है जो जिसको देख करके नॉन टेम्पलेट वाला बनेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि टेम्पलेट स्टैंड जो होता है वो 3' to 5' वाला होता है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्पलेट को देख करके ये बन रहा है, तो ये एंटी सेंस है, इसको सेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको जो देख करके बन रहा है उसको सेंस की ज़रूरत है, तो इसीलिए इसको सेंस स्टैंड भी बोलते हैं। इसको हम लोग काफ़ी नेम से जानते हैं, कहीं कहीं किसी बुक में आपको कोडिंग स्टैंड भी मिलेगा, कोडिंग स्टैंड के नेम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो कोडिंग स्टैंड भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो कोडिंग स्टैंड बोले चाहे नॉन टेम्पलेट स्टैंड बोले, इसको हम लोग प्लस से दिखाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग माइनस से भी दिखाते हैं, बहुत तरह से रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, ये अगर हम लोग रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो हम लोग रेप्लिकेशन बताए थे, डीएनए से डीएनए के बनने को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे
यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड की, तो हम यहाँ पर अगर रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो दोनों जो स्टैंड हैं आपके, ये दोनों स्टैंड ही वहाँ पर टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन के केस में क्या होता है, डीएनए से ही डीएनए बनता है, तो दोनों स्टैंड, ये भी स्टैंड और ये भी स्टैंड, दोनों ही टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो वो एमआरएनए किसको देख करके बनेगा, किस वाले स्टैंड को, डीएनए के किस स्टैंड को देख के बना है, उसमें तो 2 स्टैंड है, तो दोनों स्टैंड में से किस स्टैंड को देख करके आपका एमआरएनए बनता है, ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, ये जो एमआरएनए होता है वो आपका क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आपको पता है अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले को तो देख के बनेगा नहीं, वो टेम्पलेट स्टैंड, जो टेम्पलेट स्टैंड होती है वो हमेशा हम लोग बताए हैं कि टेम्पलेट स्टैंड वो स्टैंड है जिसको देख करके आपका कोड होगा। मान लेते हैं यहाँ एडेनिन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थाइमीन, यहाँ पर हम लोग बात एमआरएनए की बात करें तो एडेनिन बॉन्ड किससे करता है, थाइमीन से करता है, तो थाइमीन के की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, एमआरएनए के केस में यूरैसिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गेट में भी क्वेश्चन पूछा। मान लेते हैं यहाँ पर साइटोसिन है, अगर इस पे साइटोसिन है तो यहाँ पर साइटोसिन की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका ग्वानिन आ जाएगा। अगर वहाँ ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड है उसको देख करके नहीं बनी है, वो नॉन टेम्पलेट स्टैंड किसको देख करके बना, वो भी टेम्पलेट को ही देख के किया है। और जो टेम्पलेट स्टैंड यूज़ हुई है वो आपका क्या करिए, एमआरएनए, ये एमआरएनए जो है उसको भी वो किसको देख करके आपका बना है, वो भी आपका किसको देख करके बन रहा है, इसी टेम्पलेट स्टैंड को। तो ये जो 10 पॉइंट डिस्कस किया गया है वो यही बात डिस्कस किया गया, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। अगर अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पर अब हम लोग का 11 पॉइंट जो कि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको अब मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो 2 स्टैंड होते हैं, वो दोनों स्टैंड में क्या होता है, हम लोग पहले भी बात किए हैं फर्स्ट स्लाइड में कि एक हाइड्रोफोबिक होता है, आपका नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो क्या होता है, आपका जो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन है वो आपका क्या रहता है, वो आपका किस चीज़ का बना हुआ है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है कि हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो आपको अगर याद होगा तो नाइट्रोजनस बेस आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेस आपका क्या है बेटा, आपका नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनस बेस हमारा क्या था, नॉन पोलर नेचर का था ना, नॉन पोलर नेचर का। ठीक है, नॉन पोलर नेचर का था। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये जो 2 स्टैंड हैं आपके डीएनए के, ये दोनों स्टैंड जो है, एक तो 5 प्राइम 3 प्राइम, तो यहाँ पर जो बैकबोन है, ये स्टैंड के जो सराउंडिंग, ये जो दोनों स्टैंड हैं, इनके पास क्या होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर बाहर की तरफ क्या होंगे, फॉस्फेट होंगे, और क्या होगा, बाहर की तरफ हमें क्या देखने को मिलेंगे, शुगर देखने को मिलेंगे। तो जो आपका स्टार्टिंग में ये जो स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो स्टैंड है यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, शुगर और फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, तो इसीलिए लिखा जाता है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो बाहर की तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज इसी की वजह से आया हुआ है, तो शुगर और फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो बाहर ये जो स्टैंड है आपकी, ये स्टैंड क्या लिखा है, हाइड्रोफिलिक बैकबोन। ये जो बैकबोन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्टैंड आप बोल रहे हैं, ये आपकी क्या है, बैकबोन है। तो बाहर बैकबोन में ये जो बैकबोन है वो किस चीज़ का, किस चीज़ से चारों तरफ घिरा हुआ है, तो ये आपका फॉस्फेट और शुगर। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो हाइड्रोफिलिक बैकबोन एंड बोथ स्टैंड सराउंडेड बाय द हाइड्रोफोबिक नाइट्रोजनस बेस स्टैक्ड इनसाइड। और अंदर की, और ये जो बाहर फॉस्फेट, ये शुगर है, शुगर क्या नेचर आपको क्या बताया गया था, बताइए, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक बताया गया था। तो अगर आपको याद होगा तो आपको वहाँ पर बताया गया था कि ये एक हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर का सिर्फ हम लोग क्या बात किए थे, आपका जो प्यूरिन और पिरिमिडिन मतलब नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का था, बाकी ये सभी किस नेचर के थे, आपका हाइड्रोफिलिक। तो बैकबोन जो होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, और वो किस नेचर की होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि हाइड्रोफिलिक। और अंदर जो सेंटर में रहता है, सेंटर में क्या है हमारा, नाइट्रोजनस बेस, तो वो किस नेचर का होता है, ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमारा क्या होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, क्योंकि इसको वाटर पसंद नहीं है, तो ये अंदर की तरफ रहता है। और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर पसंद है, तो चारों तरफ क्या होगा, वाटर ही वाटर होगा। तो इसलिए जो बाहर की तरफ रखा गया है वो फॉस्फेट और शुगर को रखा गया है। तो इसीलिए बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक दूसरे पे क्या है, स्टैक्ड है। स्टैक कहने का मतलब जैसे एक सिक्का दूसरे के ऊपर क्या है, स्टैक्ड है, तो इसको हम स्टैक्ड कहते हैं। तो स्टैक का मतलब यही होता है कि एक के ऊपर एक, ठीक है, सिक्के को अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैक्ड फॉर्म।
ठीक, तो ये आपका था एक चीज़। और ये आपका 11 पॉइंट जो कि काफ़ी आपसे कोई भी एग्जामिनर और सब लोग पूछ लेता है, तो हम लोग बता नहीं पाते कि यहाँ पर बाहर की तरफ क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो डीएनए है वो किस जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो कैसे स्टेबल करता है। तो हम लोग के दिमाग में सिर्फ आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 होते हैं, लेकिन ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में भी किया है, हम थोड़ा सा बस बता देंगे आपको। लेकिन 2 ऐसे जो हेलिकल स्ट्रक्चर उसको 2 नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, 2 नॉन कोवैलेंट कहने का मतलब जो वीक बॉन्ड होंगे, ये वीक बॉन्ड जो भी हैं वो इन्वॉल्व होंगे। और वो 2 वीक बॉन्ड कौन से हैं? कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पर नॉन कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। तो 2 नॉन कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन से? एक बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन जो कि मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है डीएनए को स्टेबलाइज करने में, डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में। अगर कभी पूछा कि दो कितने कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो आप बताओगे 2, बेस स्टैकिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर आपसे पूछेगा दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल करने में रोल प्ले करता है, तब आप बताएंगे बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन। बेस को स्टैक, बेस क्या था? नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे पे स्टैक थे, इसलिए बेस्ड स्टैकिंग इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन की हम बात करें तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन में भी क्या है? हाइड्रोफोबिक, देखिए बोला ना फोबिक, तो नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक क्या मतलब हुआ? नॉन पोलर। और नॉन, अभी आपको ये बात याद होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोफोबिक फोर्स लगता है, हाइड्रोफिलिक नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक फोर्स यहाँ पर क्या करेगा? मेजर रोल प्ले करेगा। और हाइड्रोफोबिक फोर्स, वैन डर वाल फोर्स, ये सभी क्या है? आपके नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल होते हैं। और यहाँ पर तो ये बेस स्टैकिंग का है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उसका जो बेस स्टैकिंग है उसकी वो स्टेबलाइज करता है डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्ड तब क्या करता है? ये बेस पेयरिंग में इन्वॉल्व होता है, मतलब एडेनिन को डबल बॉन्ड बनाता है थाइमीन से, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ग्वानिन से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कंप्लीमेंट्री प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, ये प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो आपका क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कभी कभी बेटा आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 बताते हैं, 1 2, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3, लेकिन ये 1 2 3 जो हम लोग बता रहे हैं ये कौन कौन से कार्बन पर इन्वॉल्व हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर ग्वानिन की हम बात करें तो यहाँ पर साइटोसिन के केस में क्या है और ये ग्वानिन के केस में है। साइटोसिन सी क्या दिखा रहा है साइटोसिन को, जी क्या दिखा रहा है ग्वानिन को। साइटोसिन का अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा नंबर है? साइटोसिन का अगर नंबरिंग हम लोग पहले वाले पे पढ़ें तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा नंबर, ये 4th वाला, इसका 4 वाला, ये 3rd वाला और ये 2 वाला। तो ये 4th वाला जो है वो इसके किस वाले से इन्वॉल्व हुआ है? ग्वानिन के 6 वाले से इन्वॉल्व हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। और जो N3 वाला है वो किसके, इसके 1st वाले से इन्वॉल्व हुआ है, ठीक। और अगर इसको बात करें 2 वाले की, तो 2 वाला किससे इन्वॉल्व हुआ? इसका 2 इसके 2 वाले से इन्वॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस किस कार्बन पर होती है, ये क्वेश्चन आपसे। ये तो आप लोग 9th में भी पढ़े कि एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है, थाइमीन कौन सा बॉन्ड बनाता है। आप बीएससी में है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर थाइमीन और एडेनिन की, जो बात करते हैं कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ये 2 दिख रहे हैं, लेकिन किस कार्बन पे बन रहा है? थाइमीन के केस में ये क्या है? ये आपका कौन सा है? ये 4th वाला है, ठीक है। और ये आपका क्या है? 3rd वाला। तो 3rd और 4th के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हुआ है? इसका 4th वाला, और इसका कौन सा ये है? एडेनिन का ये 6 वाला है, इसका 3rd है, तो इसका ये कौन सा है? ये 1st वाला है। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपको इसी तरह देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे कि टाइप ऑफ डीएनए क्या होता है, तो यहाँ पर आपके 3 टाइप के डीएनए होते हैं। ये आपका, सॉरी यहाँ पर मेंशन नहीं हो पाया है शायद, ये आपका ए डीएनए है, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये जो भी बता रहा है ये आपका बताएगा बी डीएनए को, ठीक है। और ये आपका जो बताएगा वो आपका बताएगा जेड डीएनए को, ठीक है। तो ये 3 टाइप के डीएनए हम लोगों ने बात किया था। अब कभी कभी ये लगता है कि ये जो ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए है, जो कॉमन हमारा जो डीएनए वो हमारा क्या है? बी डीएनए, क्योंकि वाटसन क्रिक ने जो बी डीएनए, अब ये बी डीएनए जो है जब कंडीशन कन्फर्मेशन, इसमें क्या होता है? कन्फर्मेशनल चेंज होता है। कन्फर्मेशन जब चेंज होता है
तब क्या होता है, ये BDNA कंडीशन के हिसाब से जब चेंज हो जाता है, कन्फर्मेशन चेंज होता है उसका, तब वो ADNA और ZDNA में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नहीं तो वो रहता तो BDNA में ही है, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो वो क्या होता है ADNA में और Z, और वो कौन सी सिचुएशन है जब वो ADNA में कन्वर्ट होता है ZDNA में। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है ADNA के केस में, जब BDNA ADNA में कन्वर्ट होता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, डिहाइड्रेशन। जैसे ही इस BDNA से वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल ऑफ वाटर जैसे ही रिमूव हो गया तो क्या होगा, BDNA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ADNA में। तो यहाँ लिखा है कि BDNA अडॉप्ट ए कन्फर्मेशन इन रिलेटिव डिहाइड्रेशन कंडीशन। जैसे ही डिहाइड्रेशन कंडीशन आएगी ADNA में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ की अगर हम ZDNA की बात करें, अभी आप लोग BSc के इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है CSI और बाकी सभी में। ZDNA की बात करें तो ZDNA की बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे जो ZDNA है वहाँ पर क्या होता है, 2-3 कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो पहले कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब भी ZDNA होगा तो उस ZDNA को पहचान कैसे करेंगे, तो प्यूरीन होगा, फिर पिरिमिडीन फिर प्यूरीन फिर पिरिमिडीन। तो ये पिरिमिडीन प्यूरीन का क्या आपको देखने को मिलेगा, ZDNA में क्या होता है, जिगजैग कन्फर्मेशन मिलेगा, जिगजैग कन्फर्मेशन मिलता है हमको। तो यहाँ ZDNA में जो अल्टरनेटिव फॉर्म में क्या होते हैं, प्यूरीन पिरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए, लिखा गया है कि प्यूरीन पिरिमिडीन के यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं CPG आइलैंड, फिर CPG। तो आपको पता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो ये P दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को दिखा रहा है। तो ये जो C दिखा रहा है साइटोसिन को, G क्या आ रहा है, ग्वानिन को। तो C क्या है आपका, बताइए, C आपका क्या है, आपका पिरिमिडीन है, इसलिए बोला गया पिरिमिडीन। ठीक है, और ग्वानिन क्या है आपका, प्यूरीन है। तो प्यूरीन पिरिमिडीन के क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो क्या है, फॉस्फोडाइस्टर। तो इसीलिए कहा जाता है CPG आइलैंड। तो CPG आइलैंड इसीलिए हम लोग बोलते हैं, जब भी जिगजैग मोशन की बात, जिगजैग पैटर्न की बात होगी, और या फिर हम लोग बोलेंगे प्यूरीन पिरिमिडीन के अल्टरनेटिव फॉर्म हमें किस DNA में देखने को मिलते हैं, तो वो आपका ZDNA। तो जैसे ही ये कन्फर्मेशन आपको देखने को मिलेगी तो BDNA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZDNA में। दूसरी कंडीशन क्या होती है, मिथाइलेशन। अगर हम बात करें कि साइटोसिन अगर है, साइटोसिन के 5th पोजीशन पे क्या कर दे, मिथाइलेशन कर दिया जाए। ठीक है, मेथिल ग्रुप का, मिथाइलेशन कहने का मतलब एडिशन ऑफ मेथिल ग्रुप का जब एडिशन कर दिया जाता है साइटोसिन की 5th पोजीशन पे, तो भी क्या होता है, BDNA किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ZDNA में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, BDNA, ADNA और ZDNA का। इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो ADNA है वो आपका क्या होता है, ADNA की अगर हम बात करें तो ADNA हमारा क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। ठीक है, ADNA हमारा क्या है, राइट हैंड। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ADNA क्या है, आपका राइट हैंडेड है। BDNA भी क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। लेकिन अगर हम ZDNA की बात करें तो वो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक, और हम अब बात करें इसके बेस पेयर पर यूनिट की, अगर हम बात करें रिपीटेटिंग यूनिट्स की बात करें तो इनमें 1 बेस पेयर होता है, इनमें भी 1 होता है, लेकिन इनमें 2 बेस पेयर होता है। इसका अगर हम डाईमीटर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो डाईमीटर वाला दिया है, तो डाईमीटर यहाँ पर कितना है, ADNA का कितना है, अप्रॉक्स 23 है, BDNA का कितना है, 20 कहने का मतलब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अभी बताया था कि आपको बोलोगे आप 2 नैनोमीटर। ठीक है, तो 2 नैनोमीटर बोलिए चाहे 20 एंगस्ट्रॉन बोलिए, तो देखिए BDNA का आ गया ना कि यहाँ पर 2 नैनोमीटर होता है, और ADNA जो ZDNA उसका कितना है, आपका 18। तो इसको हम स्ट्रक्चर के बिहार पर भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ADNA का क्या आपने बोला, सबसे ज़्यादा किसका डाईमीटर है, आपका ADNA का अप्रॉक्स 23 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका डाईमीटर देखिए ज़्यादा है। BDNA का ज़रा देखिए, BDNA का अगर हम डाईमीटर की बात करें तो कितना है आपका, ये आप क्या बोलते हो, 20 एंगस्ट्रॉन या 2 नैनोमीटर। ठीक, अगर हम ZDNA की बात करें तो ZDNA का क्या है, इन दोनों की कंपैरिजन ZDNA का कितना आता है, 18 एंगस्ट्रॉन। तो हमें एक ये क्या देखने को मिल गया, डिफरेंस देखने को मिल गया दोनों के डायमीटर में। तो आपका जो एक BSc के मतलब एग्ज़ाम में जो एक क्वेश्चन 5th नंबर का बनता है या लॉन्ग में, तो आप इसको बना करके कम्प्लीटली दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप स्ट्रक्चर के बिहार पर इस चीज़ को अगर बनाएं, बहुत टफ स्ट्रक्चर नहीं, रफली आप बना करके दिखा सकते हैं डायमीटर को। तो डायमीटर आप यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि ADNA, BDNA और ZDNA में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने बात किया था मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव को अगर वहाँ पर देखेंगे तो
ए डीएनए के केस में नैरो और डीप आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ बी डीएनए में हमें विड्थ और डीप देखने को मिलता है, और जेड डीएनए में हमें एकदम फ्लैट देखने को मिलेगा। अगर आप जेड डीएनए को देखोगे यहाँ पर तो आपको फ्लैट देखो, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम वहाँ फ्लैट बोलते हैं या फिर बिल्कुल न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। माइनर ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ वाइड और एरो है, और अगर हम बी डीएनए की बात करें तो नैरो और डीप है, और जेड में भी क्या है, नैरो और डीप है। तो देखो मेजर और माइनर ग्रुप के बारे में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नेट तक में भी बनते हैं, ठीक है। अगर हम रोटेशन की बात करें कि कितना वो रोटेट कर, हम लोगों ने बात की तो कितना रोटेशन उसका हो रहा है, तो रोटेशन इसमें कितना है 33.6 है, इसमें 34.3 है, और इसमें 60 है। बेस पेयर पर टर्न कितना है, हम लोगों ने बात किया था ना, बेस पेयर पर टर्न कितना टर्निंग हो रही है उसकी, एक मेजर माइनर से माइनर ग्रुप तक कितनी टर्निंग हो रही है। तो यहाँ पर कितना है आपका बी डीएनए में, आपका कितना होता है 10.4 होता है, और इसमें आपका 10.7 या फिर हम लोग 11 भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर जेड डीएनए में आपका 12 होता है। तो ये सब क्या है, कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जो पैटर्न है वहाँ पर एंटी सिन ये कन्फर्मेशन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके में शुगर पकरिंग और ये सब के बारे में नहीं दिया है, इसलिए हम शुगर पकरिंग के बारे में, इंडो एक्सो ये सब के बारे में हम यहाँ पर आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका था, इसके बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे चारगाफ रूल की। चारगाफ जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1940 में क्वांटिटेटिवली कहने का मतलब क्वांटिटी के बिहार पर, ठीक है, क्वांटिटी के बिहार पर। एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटी के बिहार पर, किसी की क्वालिटी बताएंगे, नेचर बता रहे तो वो क्वालिटी हो जाएगी, लेकिन क्वांटिटेटिव कहने का मतलब क्वांटिटी, उसकी कितना अमाउंट है उसका। तो हम जब अमाउंट की बात करेंगे तो हम उसको क्वांटिटेटिवली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने डिफरेंट स्पीसीज़ का डीएनए लेकर के इसको ऑब्जर्व किया, तो वहाँ हमें ये पता चला कि हम अगर सभी डीएनए की बात करें, सभी एक ही, इस यहाँ पे दिया इन ऑल द स्पीसीज़, तो यहाँ पर हमें डीएनए का जो इक्वल नंबर ऑफ एडेनिन और इक्वल नंबर ऑफ थाइमिन देखने को मिलता है। तो चारगाफ रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कई रूल उन्होंने दिया था, तो यहाँ पर और हम लोग बात करें, पहली लाइन लिखा है कि ये जो रूल फॉलो होगा वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर की पॉइंट में पहले भी हम लोग लिखे थे, तो डीएनए और आरएनए में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस यही है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आर यूजुअली सिंगल, ये दोनों ही डू नॉट ओबे अ चारगाफ रूल, बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये दोनों क्या करेंगे, चारगाफ रूल को फॉलो करेंगे। तो चारगाफ रूल पहला क्या है आपका, इन्होंने बताया कि जो अमाउंट ऑफ प्यूरिन है वो पिरिमिडीन के इक्वल रहेगा। अमाउंट ऑफ प्यूरिन कहने का मतलब एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू साइटोप्लीज प्लस थाइमिन। तो पहला इन्होंने यही बताया। दूसरा क्या है, मतलब जितना एडेनिन रहेगा उतना ही ग्वानिन, और जितना साइटोसिन रहेगा उतना ही थाइमिन। अब यहाँ बात करेंगे एडेनिन इक्वल टू थाइमिन। एडेनिन क्या करता है, एडेनिन हमेशा बॉन्डिंग भी करता है थाइमिन से, और ग्वानिन हमेशा क्या करता है, साइटोसिन से। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, एडेनिन प्लस ग्वानिन का जो रेशियो है साइटोसिन और ग्वानिन से, वो हर स्पीसी अगर वो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे जितने भी स्पीसीज़ हैं उसमें क्या होता है, 1 होता है। तो इसके बिहाफ पर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन है इनका, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ़ अ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 20% एडेनिन कितना परसेंट है, 20% है। तो आपसे पूछ रहा है कि साइटोसिन कितना होगा, साइटोसिन का परसेंटेज कितना होगा। तो परसेंटेज हम लोग हमेशा बेटा किस में बात करते हैं, 100 में। अगर नहीं मेंशन किया है तो आप 100 को लेकर के चलोगे। तो आप बताओ एडेनिन, अभी इनके चारगाफ के हिसाब से एडेनिन जितना है उतना ही क्या रहेगा, थाइमिन। तो एडेनिन अगर 20 है तो थाइमिन कितना रहेगा, थाइमिन भी क्या होगा, 20 ही रहेगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर ले तो कितना आएगा, 40, ठीक है, 40% आ जाएगा। अब ये 100 में से हम क्या करेंगे, 100 में से 40 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 60, ठीक। अब मतलब 60 जो है आपका कितना होगा, 60। अब इस 60 में से हम क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। 60 में से ग्वानिन को कितना मिलेगा और साइटोसिन को, तो ग्वानिन को कितना आएगा आपको 30, और साइटोसिन को कितना आ जाएगा, वो भी क्या होगा 30। तो दोनों, इसका मतलब कि 30% ग्वानिन को और 30% क्या है, साइटोसिन को। तो यहाँ पर अगर साइटोसिन का बात करें तो साइटोसिन कितना हो जाएगा आपका 30%।
ठीक है। तो ये आपका देखिए चारगाफ रूल के भी यहाँ पर ऐसे ही इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कितना, अगर आपको ग्वानिन और साइटोसिन का दोनों का पूछ लिया इक्वली तो आप 60 बताएंगे, अलग अलग पूछा तो आप 30 और 30 बताएंगे। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो इसका बहुत ढेर सारा फंक्शन हम लोग काफ़ी डिस्कस भी किए हैं कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसमिट करता है कैरेक्टर को। दूसरा क्या है, ये कोडिंग, और डीएनए में कुछ कोडिंग और कुछ नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। ठीक है। कोडिंग डीएनए में क्या होता है, कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन। तो कोडिंग रीजन जो होता है, जो कोड करता है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो अमाइनो एसिड 3 कोडॉन मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, तो कोडिंग रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन, जिसका हम लोग को यूज़ है। और जो नॉन कोडिंग रीजन है, जो नॉन कोडिंग रीजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रॉन के नेम से जानते हैं। ठीक है। उसको हम लोग एंट्रॉन कहते हैं। तो कोडिंग रीजन जो है वो आपका एक्सॉन जिसका यूज़ हम जो कोड करेगा आपका आगे चल के अमाइनो एसिड को, और नॉन कोडिंग रीजन जो एंट्रॉन, और इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग के थ्रू, स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है जिसमें SNRNA क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। SNRNA का रोल है स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में, वो इन्वॉल्व होता है और इसको क्या कर देता है, एंट्रॉन को रिमूव कर देता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन दिखेगा। दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो डीएनए है उसका डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जैसे शो करता है, आई का कलर हो गया, स्किन का कलर, ये सभी कुछ मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डीएनए से क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, है ना। और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। लेकिन जब डीएनए से क्या बनता है आपका, डीएनए से आपका बनता है एमआरएनए, तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको क्या कहते थे, आप उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो ये प्रोसेस, अगर मान लीजिए एमआरएनए से वापस बैक डीएनए बने, ठीक, वापस जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा था तो उसको आप ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे, है ना, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अगर एमआरएनए से डीएनए बनेगा तो उस वहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए से एमआरएनए बनने में आपका कौन सा आ रहा था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ रहा था, है ना, सॉरी, यहाँ पर कौन सा एंजाइम आ रहा था, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन अगर हम लोग बात करें डीएनए से एमआरएनए बनते टाइम पे कौन सा एंजाइम आपका इन्वॉल्व होता है, वो आपका आता है रिवर्स, क्योंकि बैक जा रहे हैं तो रिवर्स जा रहे हैं इसलिए रिवर्स, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम तब काम करता है जब हम एमआरएनए से क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो एमआरएनए से डीएनए जब बनता है तो एक एंजाइम आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसका यूज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रेट्रोवायरस में। जितने भी रेट्रोवायरस है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, ये सभी क्या है, HIV वायरस, ये सभी रेट्रोवायरस है। ठीक है, जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। तो ये लोग जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो क्या आपका होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। तो वहाँ पर भी आपको ये रोल देखने को मिलता है। फंक्शन ऑफ डीएनए में इसका फंक्शन क्या है, म्यूटेशन और इवोल्यूशनरी चेंजेस में ऑर्गेनिज्म के भी उसमें भी आपको इसका फंक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए का। तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ भी डी लगता है, जैसे डीहाइड्रेशन हो गया या डीनेचुरेशन हो गया या फिर डीएमिनेशन हो गया, तो वहाँ पर निकलने की बात हो रही, कोई भी चीज़ निकल रहा है। तो ये डीएनए स्टैंड जो है, यहाँ पर डीनेचुरेशन कहने का मतलब कि डीएनए स्टैंड जो है वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। ठीक है। और वो डीएनए स्टैंड सेपरेट कैसे हो जाएगा, नॉर्मल हमारा जो डीएनए सर्वाइव करता है वो आपका कितना डिग्री सेल्सियस पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे। उसका अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच भी उसका कितना होगा, 7.4, जो कि आपका बायोलॉजिकल पीएच है ना, 7.4। तो ये जो नेचुरली, तो वो इसी इन्वायरमेंट, इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर पीएच या सेलुलर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे डीएनए नॉर्मली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम ये जो डीएनए है वो किससे अटैच हुआ है, मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ इन्वॉल्व हुआ है, इसको स्टैक किया हुआ है स्टैकिंग फोर्स के थ्रू। ठीक है, बेस स्टैकिंग फोर्स के थ्रू नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे पे स्टैक्ड फॉर्म में अटैच हैं। अब अगर मान लीजिए अगर इसका टेम्परेचर हम धीरे धीरे क्या करें, बढ़ाएं, अगर इसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे खुलता जाएगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है धीरे धीरे इसका एक टाइम आएगा कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा क्या होगा, खुलता जाएगा। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए
ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टैग है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं या पीएच को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये एक टाइम आएगा कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, या आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को आप क्या कहते हो। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। अगर वापस ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए फिर से ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वापस से बैक अगर फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना ले तो उस प्रोसेस को हम लोग रीनैचुरेशन कहते हैं। री मतलब दोबारा, ठीक है, अगेन। री का मतलब अगेन होता है, डी का मतलब निकलना। तो रीनैचुरेशन तब होता है जब दोबारा से आपका डीएनए बनता है। तो रीनैचुरेशन और डीनैचुरेशन में डिफरेंस है। डीनैचुरेशन आपसे पूछा जाता है कि एक आपका इंपॉर्टेंट आपका एंट्रेंस के लिए भी क्वेश्चन बनता है कि डीनैचुरेशन जब होता है तो उसमें आपका क्या लॉस होता है, कौन सा बॉन्ड लॉस होता है। तो आप बताएंगे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड लॉस होता है, मतलब पेयरिंग उसकी नहीं हो पाएगी नाइट्रोजनस बेस की। लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये दोनों बेटा हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पर जो स्टैंड है नाइट्रोजनस बेस के बीच में तो आपका कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की भी बात किए थे कि 2 राइबोस शुगर के बीच में आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर लिखा है द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन बाय डीनैचुरेशन। डीनैचुरेशन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पे पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होता है इन केस ऑफ डीनैचुरेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर की, कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें आपका ये डीएनए पूरा नहीं खुलता है, ठीक है। डीएनए थोड़ा आपका वो एरिया जहाँ पर हाफ डीएनए, ये हाफ डीएनए क्या हुआ है, खुला हुआ है। हाफ डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए नहीं खुलता। यहाँ पर क्या था, पूरा का पूरा डीएनए खुला हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूरा देखिए डीएनए नहीं है, ये पूरा क्या है, अभी स्टैग्ड ही है, ये स्टैग्ड है। लेकिन ये एरिया आपका क्या है, अनस्टैग, आधा डीएनए क्या हो गया, खुल गया है। तो टीएम हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर को टीएम से दिखाते हैं। तो टीएम को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ, देखिए बोला ना, हाफ ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज लॉस्ट। मतलब आधा, हाफ ही डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा, जब लॉस होगा तो उसको हम लोग टीएम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये हम छोटा सा आपको स्ट्रक्चर इसीलिए बना दिए, आप इसको बना भी सकते हैं अपने कॉपी पे भी। दूसरी बात अगर हम यहाँ करें तो टीएम जो होता है, टीएम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसके, जीसी कंटेंट के, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे जीसी कंटेंट बढ़ता जाएगा, है ना, जीसी कंटेंट मान लेते बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा हमें टेम्परेचर लगाना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। उतना ही ज़्यादा हमें टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि जीसी में कौन सा बॉन्ड बनता है, जीसी में आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो 2 के जैसे 80 अगर हम 80 की बात करें तो 80 में तो 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसको तोड़ना आसान होगा। लेकिन जो जीसी कंटेंट, जिस ऑर्गेनिज्म में जितना ज़्यादा जीसी कंटेंट रहेगा उतना ज़्यादा हमको टेम्परेचर लगाना पड़ेगा उसके डीएनए को तोड़ने के लिए। लेकिन 80 कंटेंट जितना कम रहेगा, जितना ज़्यादा किसी डीएनए में 80 कंटेंट ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा हमें टीएम वैल्यू क्या होगी, हमें कम लगानी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर हमें कम लगाना पड़ेगा, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें बोला गया कि जीसी बेस पेयरिंग जो होती है, इसीलिए जीसी जो बेस पेयरिंग है ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, मोस्ट स्टेबल बेस पेयरिंग कही जाती है। ये क्या है, स्टेबल है, जिसमें जितना ज़्यादा जीसी कंटेंट है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल ऑर्गेनिज्म है। इसीलिए जो ई कोलाई है वो क्या है, उसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा है, तो इसीलिए वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है कि जिसमें जितना ज़्यादा, देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग किससे, टीएम से दिखाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, टीएम से दिखाएंगे। यहाँ पर 66 मानते हैं, 66 है ये, ठीक है, 66% जीसी कंटेंट है, यहाँ 50 और यहाँ 35। तो आप बताओ कितना, इस जैसे जैसे जीसी कंटेंट बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा आपको क्या करना पड़ा, टेम्परेचर देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा लगाना पड़ा, यहाँ पर टेम्परेचर देखिए कम लगाना पड़ा, और यहाँ पर और कम लगाना पड़ा। तो जीसी कंटेंट जितना ज़्यादा जिस ऑर्गेनिज्म में रहता है उतना ही ज़्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा, उतनी ही टीएम वैल्यू, उतनी ही उसकी क्या होती है, बढ़ती जाती है, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाई। बहुत टफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। देखो आप जल्दी से तुरंत सीख गए कि कैसे जिसमें जिस जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा,
उसको ब्रेक करना हमें आसान नहीं होगा, उसमें हमें टीएम वैल्यू को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो एक आपका ये है। दूसरा अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, डीएनए के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो डीएनए का एब्जॉर्प्शन आपका कितना होता है 260 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन कौन शो कर रहा होगा, आप बताइए एब्जॉर्प्शन कौन शो कर रहा होगा, आपका नाइट्रोजिनस बेस। क्यों बेटा, क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस जो है उसमें कौन आता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडीन में कौन, एडेनिन, ग्वानिन और थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल अगर आरएनए है तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, हम आपको बताए थे कि याद करिए हमेशा एब्जॉर्प्शन वो शो करेगा जो जिसके पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर किसके पास था, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब एरोमेटिक, जो एरोमेटिक होंगे, क्योंकि एरोमेटिक होंगे तो उनमें पाई पाई डीलोकलाइजेशन होगा पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, हम लोग बात किए थे कौन सी लाइट को, बताइए। स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि यूवी लाइट को क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन शो करेगा, बताइए, आपका नाइट्रोजनस बेस शो करता है। तो नाइट्रोजनस बेस जो आपका एब्जॉर्प्शन शो करेगा वो कौन सा शो करेगा, किसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है, नाइट्रोजनस बेस की वजह से, क्योंकि वो रोटेट करेंगे, वो एरोमेटिक नेचर के हैं। ठीक, अब ये यहाँ पर बताया गया है कि दो तरह का इफेक्ट होता है और 260 नैनोमीटर पे आपको देखने को मिला है। तो ये दो तरह का इफेक्ट आपको, एक हाइपरक्रोमिक और एक हाइपोक्रोमिक। मतलब हाइपरक्रोमिक कहने का मतलब जो ज़्यादा यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करे, और हाइपोक्रोमिक कहने का मतलब जो कम यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। अब आप बताइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन कभी ना कभी ज़रूर पूछाएगा। आप बताइए, अगर आपका क्लोज सर्कुलर डीएनए है, क्लोज सर्कुलर मतलब पूरा तरह से पैक डीएनए है, तो ये और क्या ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा शो कर पाएगा, क्योंकि इतना ही एरिया इसका एक्सपोज होगा। तो नाइट्रोजनस बेस जितना ज़्यादा अंदर की तरफ होते जाएंगे तो वो आपका क्या होगा, उतना एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। लेकिन बाहर की तरफ जितना नाइट्रोजनस बेस एक्सपोज होते जाएंगे उतना ही एरिया क्या होगा, उतना ही ज़्यादा इनको क्या, अगर मान लीजिए आप बाहर अंदर की तरफ खड़े हैं, आप थोड़ा सा अंदर की तरफ खड़े हैं, तो आप मान लीजिए ये क्लोज सर्कुलर डीएनए है, ये पूरी तरह से पैक है, तो इतना ही एब्जॉर्प्शन, इसका सिर्फ इतना ही एरिया क्या है बाहर की तरफ शो हो रहा है। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ कितना एरिया बाहर की तरफ शो हो रहा है, बताइए, सिर्फ इतना ही। तो इतना ही एरिया हो रहा है तो इतना ही एब्जॉर्प्शन होगा। अगर हम इसको कट कर दें, इसको हम कट कर दें तो भी इसके कंपैरिजन इसका थोड़ा सा एरिया एक्सपोज और बढ़ गया। अगर हम मान लीजिए अगर हम सिंगल डीएनए की बात करें, सिर्फ क्लोज सर्कुलर फिर लीनियर डीएनए की बात करें, तो इसका एरिया देखिए ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इसमें नाइट्रोजनस बेस बाहर ज़्यादा एक्सपोज होंगे, तो ये क्या होगा, और भी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगा। लेकिन अगर हम आरएनए की, मतलब जैसे जैसे ये खुलता जा रहा है तो न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, एक्सपोज होते जा रहे हैं। आरएनए की बात करें तो इसमें और भी ज़्यादा क्या होगा आपका, क्योंकि एडनिन क्या होता है, एडनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, तो इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होंगे, ये भी बाहर की तरफ एक्सपोज हो रहा है। तो एरिया आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड और एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें और प्रॉपर खुल गए, तो नाइट्रोजनस बेस पूरी तरह से खुले तो उनको पूरा एरिया प्रॉपर मिलेगा। जैसे एडेनिन अगर ये अलग अलग हो गया तो ये पूरा एरिया क्या है, खुला हुआ है, तो ये लाइट को ज़्यादा अट्रैप करेंगे। तो यहाँ पर वही दिखाया गया कि क्लोज सर्कुलर डीएनए में कम एब्जॉर्प्शन है, कट कर देंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, डीएनए में उससे ज़्यादा, फिर आरएनए में और ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन शो होगा। नाइट्रोजनस बेस सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगी। तो जैसे जैसे नाइट्रोजनस बेस फ्री होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वो स्टैक्ड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे कंप्लीमेंट्री होते जाएंगे, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के थ्रू स्टैकिंग यहाँ पर होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिखाया, डबल हेलिकल डीएनए का एब्जॉर्प्शन क्या दिखाया, 260 नैनोमीटर, ये दोनों ही एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है क्योंकि ये खुला हुआ है। ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बेस, ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ ज़्यादा रहेंगे, तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन किसका ज़्यादा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड का ज़्यादा होगा एज ए कंपैरिजन टू डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के। तो हाइपर और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट का यही मतलब है कि जितना ज़्यादा यूवी लाइट एब्जॉर्ब होती जाएगी वो हाइपर होगा, और जितना कम यूवी लाइट एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगा, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट होगा। तो ये आपका दो तरह का इफेक्ट था। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आरएनए की। अगर अब हम लोग बात कर रहे थे आरएनए की, तो आरएनए की हम लोग यहाँ बात करेंगे। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें आरएनए में पढ़ा है कि आरएनए क्या है, एक सिंगल स्टैंडर्ड आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। और यहाँ पर क्या है आपका जो आरएनए का अगर स्ट्रक्चर, हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, आरएनए का अगर स्ट्रक्चर देखें तो आपको क्या है, ये राइबोज शुगर है। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि बीटा और अल्फ़ा, ये इसका जो बीटा फॉर्म है, यहाँ पर बीटा एनोमेरिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा क्योंकि शुगर है। तो यहाँ पर डी फॉर्म होगा,
ठीक, क्योंकि शुगर डी फॉर्म में रहते हैं। और बीटा क्यों बेटा? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर ऊपर की तरफ OH ग्रुप है तो बीटा, और अगर नीचे की तरफ होता तो हम लोग बोलते हैं अल्फा। और यहाँ प्राइम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि 1 प्राइम 2 प्राइम इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि वहाँ प्यूरिन पिरिमिडिन के केस में हम लोग पहले भी वहाँ पर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 प्राइम 2 प्राइम की बात करते हैं। तो RNA और DNA में के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या था? सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2 कार्बन पे डिफरेंस क्या है? वहाँ पर आपको DNA के केस में यहाँ OH नहीं था, और RNA के केस में यहाँ पर भी 2 प्राइम पर भी और 3 प्राइम पे दोनों पर ही आपको क्या देखने को मिलेगा? OH। तो DNA और RNA के केस में डिफरेंस यही आपको देखने को मिलता है। और हम लोगों ने बात किया था कि ये एक पेंटोज शुगर है, और इसीलिए हम इसको मैंने बताया था फायरॉन और प्यूरॉन। तो फायरॉन रिंग, ये फायरॉन रिंग है क्यों? क्योंकि 5 कार्बन की बनी है। अगर फ्यूरॉन होता तो हम वहाँ पर 6 कार्बन बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज का 6 कार्बन रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर डी और बीटा, और हम लोग इसको राइबो शुगर बोल दें, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल दें, या तो बीटा डी राइबो फ्यूरोनोज भी बोल दें, तो बात वही है, बस अलग अलग पैटर्न में इसको डिस्क्राइब किया गया है। अब आप बताइए, यहाँ पर 2 राइबोस शुगर एक दूसरे से अटैच होंगे तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? हमने पहले भी बताया था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी। यहाँ पर कौन सा फॉर्म होगा? आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पहले पॉइंट में आपको यही लिखा गया है कि 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का क्या होगा? यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा 2 राइबोस शुगर के बीच में। अब ये कौन सा शुगर है ये तो आपको बता चुके हैं, ये आपका क्या है? डीऑक्सी नहीं, ये राइबोस शुगर है। ठीक, अब हमने एक और चीज़ बात किया था कि जो RNA होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, इसीलिए ये चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि चारगाफ ने बताया था एडेनिन डबल बॉन्डेड विथ थाइमीन, तो बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा स्टैंड तो होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड ही बनाने के लिए दूसरा स्टैंड ही नहीं है, तो इसलिए सिंगल स्टैंडर्ड, इसलिए चारगाफ रूल को क्या करता है? फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर 2 प्राइम और 3 प्राइम पर साइक्लिक डाइस्टर आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हमको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए RNA जो है, यहाँ पर बात किया गया RNA के बारे में। अगर हम RNA की बात करें तो RNA जो है, RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस के नाम से हम लोग कि पहले कौन आया, DNA आया कि RNA आया, तो हमें पता चलता है कि RNA जो है वो पहले अर्थ पे इवॉल्व हुआ था। पहले फर्स्ट लाइफ जो हुई थी वो RNA की ही हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर RNA जो है उसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, RNA सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है और वो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। दूसरी चीज़ कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रॉपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर तो करता है एज ए लाइक DNA की तरह, बस वो जेनेटिक मटेरियल किसका होता है? ह्यूमन बैक्टीरिया, और ह्यूमन बैक्टीरिया प्लांट का DNA जेनेटिक मटेरियल है, और RNA जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरसेस का है। लेकिन उसके साथ साथ एक इसके पास कैरेक्टर DNA के पास नहीं होता है, वो क्या है? कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी जो RNA के पास आती है वो एक एंजाइम होता है, जो कि राइबोजाइम, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था। बाकी सारे जितने भी एंजाइम है सभी प्रोटीन से मिलकर के बने हैं, बस एक ऐसा एंजाइम है राइबोजाइम जो कि एंजाइम से मिलकर के नहीं बना है, वो आपका राइबोजाइम है, मतलब RNA प्लस एंजाइम। RNA राइबो मतलब RNA, और एंजाइम मतलब राइबो एंजाइम। इसके पास क्या होता है? RNA कैटालिटिक रोल। तो कैटालिटिक रोल यहाँ पर लिखा है, देखिए ये वाली लाइन 4th वाली आप पढ़ेंगे तो यहाँ दिया है कि दिस हाइपोथेसिस सपोज सपोर्टेड बाय द RNA एबिलिटी टू स्टोर, ट्रांसमिट एंड डुप्लीकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये DNA जस्ट लाइक DNA, सेम उसी की जैसा है, लेकिन डज एंड टू कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन जस्ट लाइक प्रोटीन डज। तो ये RNA जो है वो क्या कर रहा है? राइबोजाइम जो है वो एक एंजाइम है, वो प्रॉपर्टी आपके पास ये DNA के पास वहाँ पर नहीं है, इसीलिए इंडिपेंडेंट लाइफ क्या करता है? ये इसकी इंडिपेंडेंट लाइफ होती है RNA की। ठीक है, और इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस को वाल्टर गिलबर्ट ने इन 1986 में। तो कभी कभी आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टाइप ऑफ RNA। टाइप ऑफ RNA की हम बात करेंगे तो 3 टाइप के RNA होते तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन मेनली हम पढ़ते हैं मैसेंजर RNA जिसको हम mRNA कहते हैं, ट्रांसफर RNA जिसको हम tRNA कहते हैं, rRNA जिसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं। ये 3 टाइप के RNA भी हम लोग आगे वाले स्लाइड में देखेंगे कि बहुत और भी टाइप के RNA हैं। देखिए जैसे हेट्रोन्यूक्लियर RNA HNRNA के नेम से जाना जाता है, इसका काम क्या है इसका, और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बाद स्मॉल न्यूक्लियर RNA, फिर स्मॉल न्यूक्लियोरर RNA, तो SNRNA, SNORNA। ठीक है, तो कई तरह के आपके क्या स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, ट्रांसफर मैसेंजर RNA, तो कई टाइप के RNA आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आप मेनली 3 ही पढ़ते हैं, तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि सिर्फ 3 ही हैं।
आरएनए की डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा है एज ए कंपैरिजन टू डीएनए के। डीएनए 3 ही था, लेकिन ये यहाँ पर डाइवर्सिटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से आरएनए के क्या है, बहुत टाइप हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए, अब अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन के बिहाफ पर, याद रखिएगा कंसंट्रेशन के बिहाफ पर, डाइवर्सिटी के हिसाब से दूसरी चीज़ बात होगी, लेकिन कंसंट्रेशन के बिहाफ पर यहाँ पर क्या होगी, दूसरी बात होगी। तो कंसंट्रेशन के बिहाफ पर एमआरएनए को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम बात करेंगे आरआरएनए जो है वो 80%, 50 to 80% है, मतलब मोस्ट अबेंडेंट जो आरएनए है कंसंट्रेशन के बिहाफ पर वो आरआरएनए है। उसके बाद 10 से 20% जो आपका टीआरएनए है, और एमआरएनए 5 to 10% है। तो कंसंट्रेशन के बिहाफ पर हमने यहाँ देखिए बताया कि कंसंट्रेशन के बिहाफ पर कभी अरेंज करने को मिला तो आप बताएंगे आरआरएनए, टीआरएनए, फिर एमआरएनए। लेकिन अगर डाइवर्सिटी के बिहाफ पर मिला तो डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो आपका हम लोग एमआरएनए मोर देन 1000 आपका होता है, टीआरएनए उसके बाद होता है 30 to 35 और आरआरएनए 3 to 4। तो ये डाइवर्सिटी के हिसाब से क्या हो जा रही, चीज़ें एकदम चेंज हो जा रही हैं, ये रिवर्स हो जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो डाइवर्सिटी के बिहाफ पर चीज़ दूसरी बात होती है और कंसंट्रेशन के बिहाफ पर हम दूसरे तरह से बात करेंगे। ठीक है, अब अगर हम राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए का मेन काम क्या है, ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन हम लोग इसको बोलते हैं कि इसके पास आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से आरआरएनए को जानते हैं। ठीक है, अगर हम एमआरएनए की बात करें तो हम लोग एमआरएनए के बारे में बात कर चुके हैं कि एमआरएनए के पास क्या होता है, कोडॉन होते हैं, और ये कोडॉन 3 कोडॉन मिल करके एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अब ये कई ढेर सारे अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके आपका क्या बनाती है, आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। अब ये प्रोटीन क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे टीआरएनए की, तो टीआरएनए का हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपको इतना बता रहे हैं जितना आपको नॉलेज मिल जाए कि हाँ ये टाइप होते हैं। ठीक है, तो टीआरएनए जो होता है उसको हम लोग एडॉप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, ये सॉल्युबल आरएनए के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों एडॉप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये हम पहले भी आपको अमाइनो एसिड में भी बताए थे कि टीआरएनए क्या करता है, एमआरएनए के पास तो कोडॉन होता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट किसके पास होता है, एंटी कोडॉन किसके पास प्रेजेंट होता है, टीआरएनए के पास। तो देखिए यहाँ पर AUG जो कि मेथियोनिन को कोड करता है, इसीलिए फर्स्ट अमाइनो एसिड आपका मेथियोनिन है। तो मेथियोनिन और फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन इसीलिए होता है क्योंकि AUG जो है वो मेथियोनिन को कोड करता है। अब यहाँ पर जो एंटी कोडॉन, अगर कोडॉन को देखिए तो AUG है, तो इसका जस्ट अपोजिट एंटी कोडॉन टीआरएनए के पास होता है, तो वो क्या है, UAC। ठीक है, क्योंकि एडनिन की जगह पे यूरेसिल आएगा, यू है तो A आ जाएगा और C आ जाएगा। ठीक है, G की जगह। तो ये एंटी कोडॉन यहाँ पर, तो ये इसके 4 आर्म होते हैं। पहला आर्म जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर आर्म, यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरा है D आर्म, और तीसरा आपका C आर्म, और जो चौथा है एंटी कोडॉन आर्म। तो 4, और ये जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, ये 2D स्ट्रक्चर है। आपका 3D स्ट्रक्चर भी होता है जो कि L शेप का होता है, ये आपका 2D स्ट्रक्चर है, और ये इसको हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आपका। तो ये जो टीआरएनए है, ये देखिए सिंगल स्टैंडर्ड ही है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 3 प्राइम को ज़्यादा बड़ा क्यों बनाया गया है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि 3 प्राइम जो कि एक्सेप्टर आर्म है, यहाँ पर अमाइनो एसिड की क्या होती है, लोडिंग की जाती है। और अमाइनो एसिड की लोडिंग करवाता कौन है, 3 प्राइम पर जो कि CCA सीक्वेंस होता है, वहाँ पर अमाइनो एसिड की लोडिंग कौन करवाता है, आपका अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज नाम का एंजाइम है, जो कि आपका 20 अमाइनो एसिड को क्या करता है, ये 20 ही होता है, इसलिए 20 अमाइनो एसिड को यहाँ पर लोड करता है। ठीक है, तो ये टीआरएनए के बारे में आपका था। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे आरएनए होते हैं जैसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, SNRNA, इसका ये इन्वॉल्व होता है एमआरएनए की प्रोसेसिंग में। एमआरएनए की प्रोसेसिंग कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जैसे अगर एमआरएनए की प्रोसेसिंग की हम लोग बात करेंगे तो एमआरएनए की प्रोसेसिंग कहने का मतलब कि जो हम लोग अभी भी बात किए थे कि एक्सॉन एंट्रॉन, तो एक्सॉन एंट्रॉन जो होते हैं वो क्या थे, एंट्रॉन और एक्सॉन हम लोग बात करते हैं। एक्सॉन जो है वो कोडिंग रीजन, एंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन। तो ये हमेशा एक्सॉन एंट्रॉन हमेशा याद रखिएगा, एक्सॉन नहीं प्रेजेंट होते हैं, या एंट्रॉन नहीं होते। एक्सॉन और एंट्रॉन एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, ये अल्टरनेटिवली ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये हम एक्सॉन जो कि कोड करेगा, तो जो कोड करेगा उसी को हम रखेंगे ना, जो नॉन कोडिंग रीजन है, जो नॉन कोडिंग रीजन है उसको हम क्या करने के लिए रखेंगे, तो नॉन कोडिंग रीजन या एंट्रॉन्स को हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो एंट्रॉन का रिमूवल किसके थ्रू कौन करवाता है, वो आपका होता है SNRNA। तो SNRNA ये क्लास 12 की बुक में भी आपका ट्रांसक्रिप्शन में दिया हुआ है, mRNA के यूकैरियोटिक में, वहाँ बताया गया SNRNA जो है वो क्या करता है, स्प्लाइसिंग करता है। देखिए यहाँ पर दिया है कि SNRNA ये क्या करता है, स्प्लाइसिंग।
और ये जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है, इसीलिए बोला गया है यहाँ पर क्या किया जाता है, mRNA की क्या की जाती है बेटा, प्रोसेसिंग की जाती है। तो ऐसे कई ढेर सारे RNA हैं जिनका रोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ आपको यहाँ बताना चाहें तो बता सकते हैं कि जो mRNA है उसको कौन सा आपका यूकैरियोट के केस में बात, अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में RNA पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि DNA से आपका क्या बनता है, mRNA, तो mRNA बनाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। और यहाँ पर जो ये सारे RNA बन रहे हैं, अगर प्रोकैरियोट के केस में देखा जाए तो प्रोकैरियोट के केस में ये सारे mRNA को कौन बनाता है, अगर हम प्रोकैरियोट की अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोट में जितने भी ये सारे RNA, उनको बनाने के लिए एक ही एंजाइम काफ़ी है जिसका नाम है RNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम सफिशिएंट है प्रोकैरियोट, लेकिन यूकैरियोट के केस में ये चीज़ें फॉलो नहीं होंगी। यूकैरियोट के केस में RNA 3 टाइप के होते तो 5 टाइप के हैं, लेकिन हम यहाँ पर RNA पॉलीमरेज जो है, ये आपका सेकेंड जो है RNA पॉलीमरेज सेकेंड, वो आपका mRNA बनाता है, ठीक है। tRNA को कौन बनाता है, RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम थर्ड है वो आपका tRNA बनाता है, ठीक है, tRNA को बनाता है। और अगर हम बात करें RNA की अगर हम बात करें तो RNA को कौन सा आपका RNA पॉलीमरेज बनाता है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से RNA पॉलीमर, यूकैरियोट के केस में RNA पॉलीमरेज सेकेंड mRNA बनाता है, RNA पॉलीमरेज थर्ड tRNA बनाता है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो rRNA को बनाता है। ये यूकैरियोट की बात है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है, एक ही RNA पॉलीमरेज सफिशिएंट होता है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज ही हम यहाँ पर लेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें इसका रोल की, तो RNA के कई रोल हैं, हम लोगों ने एक आगे भी डिस्कस कर लिया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि DNA से DNA बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, रेप्लिकेशन, और DNA से mRNA बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो वही अभी हमने बताया कि आपको क्या काम करता है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, RNA पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पर जो बैक अगर हम जाएंगे, mRNA से DNA बनाएंगे, तो यहाँ एक एंजाइम आता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि कौन यूज़ करता है, आपके रेट्रोवायरस जो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके HIV या कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये आपका काम है। और अभी बताया कि कंट्रोल द असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन, वो अभी आप पढ़े हो कि अमाइनो एसिड को क्या करता है, बनाता है, फिर प्रोटीन बनती है, ठीक। आपका एक एंजाइम है, RNA एक्ट करता है एंजाइम की तरह, जिसका नाम राइबोजाइम है। ये ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है वायरसेस के लिए। म्यूटेशन भी आपको, अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो देखिए कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, कई ढेर सारे म्यूटेशन देखने को मिल रहे हैं। प्रोटीन्स का क्या हो रहा है, प्रोटीन्स चेंज होती जा रही है, म्यूटेट होती जा रही है। तो ये हमारा कोरोना वायरस भी क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे म्यूटेटेड फॉर्म में चेंज होकर के हमें क्या कर रहा है, इफेक्टिव कर रहा है। थैंक यू। आप लोगों को कोई अगर क्वेरीज हो तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका टॉपिक न्यूक्लिक एसिड सेकेंड आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।